विसेंटे स्वॉन के अंतिम संस्कार पर। कासिया की 3 प्रमुख फैमिलियों में से एक होने के कारण स्वॉन परिवार के मुखिया विसेंटे के अंतिम संस्कार में शहर के बड़े बड़े लोग और प्रतिष्ठित परिवारों के सदस्य मौजूद थे। भीड़ भाड़ और हलचल के बीच जब एक लड़की सफेद टी शर्ट पहनकर अंदर आई तो हर किसी की नज़र उसी पर टिक गई। वहां मौजूद सभी लोग या तो बहुत अमीर थे या बहुत ताकतवर। लड़की खूबसूरत तो थी, लेकिन उसका सस्ता और घिसा पिटा टी शर्ट बाकी सबकी शानो शौकत से बिल्कुल अलग था। वो सीधे स्वॉन परिवार की तरफ बढ़ी तो किसी ने हैरानी से पूछ लिया, ये कौन है? ये स्वॉन फैमिली के साथ क्यों बैठ रही है? सुना है ये मिस कैथरीन है, स्वॉन परिवार की दूसरी बेटी, जो बहुत समय से परिवार से दूर रह रही थी। विसेंटे ने मरने से पहले ही उसे वापस बुलाया था। अच्छा, मुझे तो पता चला कि विसेंटे ने मरने से पहले ये आदेश दिया था कि उनकी वसीयत सबके सामने पड़ी जाए। लगता है ये लड़की उसी वजह से लौटी है। कैथरीन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो सबकी बातों का विषय बन चुकी है। वो शांत चेहरे के साथ सामने देख रही थी, बिल्कुल बेपरवाह। उसकी नज़रें हॉल के बीच में रखे विसेंटे के पोर्ट्रेट पर टिकी थीं। कोई नहीं जानता था कि उस वक्त वो क्या सोच रही थी। कैथरीन को इस हाल में देखकर स्वॉन परिवार की सबसे छोटी और लाडली बेटी लियाना अपनी माँ से बगल में बैठते हुए बड़बड़ाई, मॉम, इस गांव से आई लड़की को क्या हो गया है? दादाजी मर गए हैं। भले ही उसे दुख न हो, पर कम से कम दिखावे के लिए तो रोना चाहिए। अगर मीडिया ने उसकी ऐसी फोटो ले ली तो लोग क्या सोचेंगे? हमने उसे कपड़े बदलने को कहा था, पर उसने मना कर दिया। जो लोग सच्चाई नहीं जानते, उन्हें तो यही लगेगा कि स्वॉन फैमिली ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया है। लियाना की बात सुनकर उसकी माँ रेचल स्वॉन ने भी भौहें चढ़ा लीं। उसे लगा, बेटी गलत नहीं कह रही। रेचल कभी भी कैथरीन को दिल से अपना नहीं पाई थी। गांव में पली बड़ी उस बेटी ने वापसी के अगले ही दिन उसे परेशान कर दिया था। लेकिन ये समय ऐसा नहीं था कि वो कैथरीन को कुछ कहती। उसने तय किया कि अंतिम संस्कार खत्म होते ही वो कैथरीन को वापस गांव भेज देगी, ताकि वो स्वॉन परिवार की और बेइज्जती न करे। तभी रेचल ने देखा कि उसका पति आ गया है। उसने धीमे से लियाना को समझाया, लियाना, चुप रहो बेटा, तुम्हारे पापा आ गए हैं। फिलहाल कैथरीन को झेल लो, अभी ज़रूरी चीज़ें निपटाना ज़्यादा अहम है। लियाना को सबके सामने कैथरीन पर गुस्सा निकालना ठीक नहीं लगा, तो वो बस चुपचाप रह गई। किसी ने नहीं देखा कि सामने खड़ी कैथरीन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। स्वॉन परिवार को उसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता था, खासकर ये कि उसकी सुनने की ताकत असाधारण थी। रेचल और लियाना ने जितना भी धीमे बात की हो, कैथरीन ने सब साफ साफ सुन लिया था। उसकी माँ सच में उससे प्यार नहीं करती थी। विसेंटे के पोर्ट्रेट की तरफ देखते हुए कैथरीन की आंखों में हल्का सा दुख चमक उठा। क्या दर्द दिखाने के लिए रोना जरूरी था? अब मंच पर कॉबिन स्वॉन धीरे धीरे चढ़े। उन्होंने पहले एक लंबा भाषण दिया, विसेंटे की महानता के बारे में बताया और फिर ऐलान किया कि अब विसेंटे की वसीयत सबके सामने पड़ी जाएगी। चूंकि बहुत लोगों को पहले से इसके बारे में खबर थी, तो किसी को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। विसेंटे के एक बेटा और एक बेटी थे, तो सभी को लगा था कि संपत्ति उन्हीं के बीच बंटेगी। लेकिन विसेंटे ने वसीयत को इतनी औपचारिकता से सबके सामने क्यों रखने को कहा था, ये किसी की समझ में नहीं आया। विसेंटे के भरोसेमंद वकील ने सील की हुई वसीयत खोली और पढ़ना शुरू किया। पूरी सोच समझ के बाद, मैं, विसेंटे स्वॉन, अपनी स्वॉन कॉर्पोरेशन की सारी हिस्सेदारी, सभी प्रॉपर्टी और नॉस्पाइन्स बैंक में जमा $500 मिलियन की राशि अपनी पोती कैथरीन स्वॉन को सौंपता हूँ। ये सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। सिर्फ स्वॉन परिवार ही नहीं, वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। कैथरीन स्वॉन, क्या वो वही लड़की नहीं थी जिसे विसेंटे ने बचपन में ही मनहूस कहकर गांव भेज दिया था? ये कैसे हो सकता है? स्वॉन परिवार की पूरी दौलत अब उसी लड़की को मिलने वाली थी। हर किसी के चेहरे पर एक जैसा डर और अविश्वास था, सिवाय कैथरीन के, जिसके चेहरे पर अब भी वही शांत,
बेजान सी अभिव्यक्ति थी, एज इफ कुछ हुआ ही नहीं। उसकी आंखें अब भी विसेंटे के पोर्ट्रेट पर टिकी थीं। फिर उसके होंठ जरा से हिले और बहुत धीमी आवाज में उसने कहा, ओल्ड मैन, आखिर तुम क्या सोच रहे थे? वसीयत के घोषित होते ही स्वॉन परिवार में हड़कंप मच गया। कॉबन ने तुरंत वसीयत पर शक जताया, लेकिन उसे खुद विसेंटे के वकील लियोनेल बोल्टन ने पढ़कर सुनाया था। इसके अलावा लियोनेल ने सभी को एक वीडियो भी दिखाया जो विसेंटे ने अपनी मौत से पहले खास तौर पर अपनी वसीयत के लिए रिकॉर्ड करवाया था, ये साबित करने के लिए कि सब कुछ उसकी इच्छा से हुआ है। विसेंटे ने अपनी वसीयत में ये भी साफ लिखा था कि अगर स्वॉन परिवार का कोई भी सदस्य इस फैसले पर आपत्ति जताता है तो उसे तुरंत परिवार से बेदखल कर दिया जाएगा। ये जानना जरूरी था कि स्वॉन परिवार का हर सदस्य स्वॉन कॉर्पोरेशन में ही काम करता था। अगर उन्हें परिवार से निकाला जाता तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता। अब जाकर वहां मौजूद मेहमानों को समझ आया कि विसेंटे ने अपनी वसीयत को सार्वजनिक रूप से क्यों घोषित करवाया था। वो कॉबन को चौंकाना चाहता था। हर कोई जानता था कि विसेंटे बहुत चालाक था। मरते दम तक उसने अपनी उस छवि को बनाए रखा और यह चाल सोच रखी थी। लेकिन सवाल ये था कि कैथरीन को ही स्वॉन की संपत्ति का उत्तराधिकारी क्यों चुना गया? क्या वो स्वॉन परिवार के लिए एक अशुभ छाया, जिंक्स नहीं मानी जाती थी? लियोनेल ने उस लड़की की ओर देखा जो पूरी तरह शांत खड़ी थी, और उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो किसी व्यक्ति को पूरी तरह पढ़ नहीं पा रहा। हालांकि ये सब बातें मायने नहीं रखती थीं। लियोनेल की पेशेवर जिम्मेदारी थी कि वो अपने मुवक्किल के आदेश को पूरा करे। उसने वसीयत कैथरीन के सामने रखी और ध्यानपूर्वक उसे एक पेन थमाया। मिस स्वॉन, अगर आपको ये स्वीकार है तो कृपया इस वसीयत पर हस्ताक्षर कर दें। फिर आप स्वॉन परिवार की पूरी संपत्ति की उत्तराधिकारी बन जाएंगी। कैथरीन ने लियोनेल के हाथ से पेन नहीं लिया। उसने वसीयत पर एक जगह उंगली रखकर लियोनेल की ओर सवालिया नजरों से देखा और पूछा, यह क्या मतलब है? लियोनेल ने अपने मुवक्किल की बात साफ साफ समझाई। मिस स्वॉन, यह आपकी विरासत पाने की एक शर्त है। विसेंटे ने कार्ल डंकन के साथ ये तय किया था कि दोनों परिवारों के उत्तराधिकारी आपस में विवाह करेंगे। जिस दिन आपकी शादी होगी उसी दिन यह वसीयत प्रभावी होगी। ये सुनकर पूरा हॉल सन्न रह गया। क्या डंकन परिवार का उत्तराधिकारी ब्रैंडन डंकन नहीं था? डंकन परिवार कासिया के 3 प्रमुख परिवारों में सबसे आगे था और सबसे अमीर भी। वे उच्च वर्गीय परिवारों में सबसे ऊपर थे और ब्रैंडन उनके एकमात्र वारिस थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कैथरीन ने उत्तर दिया, न। कैथरीन का जवाब साफ और छोटा था। उसने करोड़ों की विरासत बिना एक पल सोचे ठुकरा दी। उसके जवाब से लियोनेल मंच पर खड़ा हुआ शर्मिंदा हो गया। ये पहली बार था जब उसने देखा कि कोई इंसान इतनी भारी संपत्ति से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसे अब समझ आया कि विसेंटे ने आगे की योजना पहले से क्यों बनाई थी। वह पागल नहीं था, वह दूरदृष्टि से सोच रहा था। कैथरीन का जवाब सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। उसने सच में ब्रैंडन को ठुकरा दिया था। वह तो कासिया की हर लड़की के सपनों का राजकुमार था। आखिर उसने उसे मना कैसे कर दिया? कितनी हिम्मत थी उसमें। संयोग से ब्रैंडन भी आज वहां मौजूद था। सभी ने अपनी सांस रोक ली और उसकी ओर देखने लगे। हालांकि डंकन परिवार के बारे में बातें करना खतरनाक था, फिर भी कोई खुद को रोक नहीं पाया। ब्रैंडन आगे की पंक्ति में बैठा था, काले सूट में, जिसकी कॉलर थोड़ी खुली थी और नीचे से उसकी गहरी त्वचा झलक रही थी। उसकी सबसे आकर्षक बात थी उसका चेहरा, शिल्पकारी जैसी सुंदरता जो किसी को भी सम्मोहित कर सकती थी। और उसकी गहरी आंखें, बिल्कुल ठंडी, जिससे कोई आंख मिलाने की हिम्मत न कर सके। हर कोई इस बेरहम उत्तराधिकारी से तीखी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा था। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि ब्रैंडन ने बस हल्की सी नज़र कैथरीन पर डाली और कुछ नहीं कहा। जब उनकी नज़रें मिली तो कैथरीन समझ गई कि वो कौन है, लेकिन उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी ठंडी आंखों ने ब्रैंडन का ध्यान खींच लिया। शानदार, वह पहली थी जिसने उसकी नज़रों में देखकर नज़रें नहीं झुकाईं। दिलचस्प,
अब वह जानना चाहता था कि आखिर विसेंटे ने इस लड़की में ऐसा क्या देखा जो उसे उत्तराधिकारी बनाया। अब लियोनेल ने, जो सबके बीच घिर गया था, विसेंटे द्वारा छोड़ी गई एक और रिकॉर्डिंग निकाली। मिस स्वॉन, विसेंटे ये रिकॉर्डिंग छोड़ गए हैं। वह चाहते थे कि आप इसे सुनने के बाद अपना फैसला लें। कैथरीन, जो जाने ही वाली थी, रुक गई और ईयरबड्स कानों में लगाकर रिकॉर्डिंग सुनने लगी। जैसे जैसे रिकॉर्डिंग चलती गई, उसके माथे की सिलवटें गहरी होती गईं। आखिर में उसने ईयरबड्स निकाले और झल्लाकर बोली, कितना झंझट है। फिर उसने लियोनेल के हाथ से पेन लिया और वसीयत पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके हस्ताक्षर करते ही लियोनेल ने चैन की सांस ली। विसेंटे वाकई भविष्य देखने में माहिर था। हस्ताक्षर करने के बाद लियोनेल कैथरीन को लेकर वसीयत सौंपने चला गया। भीड़ में लोग जोर जोर से बातें करने लगे और स्वॉन परिवार के चेहरों पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। हर कोई इस ड्रामा की अगली परत जानने को बेताब था। किसी ने कहा, एक अकेली लड़की जो गांव से आई है, वो इस चालाक स्वॉन परिवार का मुकाबला कैसे करेगी? अगर उसे विरासत मिल भी गई तो वो उसे संभाल नहीं पाएगी। किसी और ने तुरंत विरोध किया, जरूरी नहीं। अगर वो उसकी मदद करे तो शायद वो ये सब संभाल ले। इतना सुनते ही सबकी नज़र उस व्यक्ति की ओर गई, एक ऐसा शख्स जिसकी मौजूदगी भारी थी और जिसकी आंखों में कोई सीधा देखने की हिम्मत नहीं करता। अब कुछ भी हो सकता था। वसीयत लेने के बाद कैथरीन वापस ड्राइंग रूम में आ गई। स्वॉन परिवार के ज्यादातर सदस्य फैमिली लिविंग रूम में बैठे हुए थे। मुझे नहीं पता तूने गांव में क्या क्या किया, लेकिन स्वॉन परिवार की दौलत को पाने का सपना देखना छोड़ दे। ये बात कहने वाला स्वॉन परिवार का सबसे छोटा बेटा और कैथरीन का छोटा भाई था, जोनाथन स्वॉन। वह स्वॉन परिवार का इकलौता बेटा था। शुरू में तो ऐसा माना जाता था कि एक दिन सब कुछ उसी का होगा, लेकिन अब सब कुछ कैथरीन का हो गया था। ये बात वह कैसे सहन कर सकता था? शुरू से ही जोनाथन ने कैथरीन को कोई इज्जत नहीं दी थी, क्योंकि वह उसे एक अनपढ़ और गंवार लड़की समझता था। और अब वही लड़की पूरी संपत्ति की मालकिन बन गई थी। उसे यह बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। जोनाथन अपनी माँ रेचल के पास गया, उनका हाथ पकड़ा और गुस्से में बोला, माँ, आप इस अशुभ लड़की को हमारी दौलत नहीं लेने दे सकती। इसे कहो कि सब कुछ छोड़कर वापस गांव चली जाए। स्वॉन परिवार के सभी लोग जानते थे कि कैथरीन को अशुभ माना जाता था और इसी कारण विसेंटे ने उसे बचपन में ही गांव भेज दिया था। कैथरीन की एक दुर्घटना के बाद ही लॉरा स्वॉन की मौत हो गई थी। प्रियस चर्च के पादरी ने कहा था कि कैथरीन का जन्म एक अशुभ संकेत है जो पूरे परिवार के लिए विनाश लेकर आया है। रेचल, जो कैथरीन की माँ थी, उसे कभी भी अपनी बेटी की तरह नहीं मानती थी। उसने ऊपर देखा और तीखी नज़रों से कैथरीन की तरफ देखा और सीधा आदेश दिया, कैथरीन, तुमने अपने भाई की बात सुनी न? अभी लियोनेल को फ़ोन करो और कहो कि तुम स्वॉन की संपत्ति को छोड़ रही हो। उसे अपने पिता को ट्रांसफ़र कर दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे का इंतज़ाम कर दूंगी और फिर कुछ दिनों में तुम वापस गांव चली जाना। कैथरीन ने ये सब कुछ ऐसे शांत भाव से सुना जैसे ये सब किसी और के साथ हो रहा हो। रेचल के चुप होने के बाद कैथरीन ने धीरे से मुंह खोला और साफ साफ आवाज में बोली, ठीक है, अगर ले सकते हो तो ले लो। उसका जवाब इतना सीधा और ठंडा था कि वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उसे वाकई में कोई परवाह नहीं थी। सबने बस उसका ठीक है सुना, लेकिन उसके जवाब के साथ आई ठंडी चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। आखिरकार उनकी नज़र में अगर खुद स्वॉन परिवार का कोई सदस्य संपत्ति नहीं ले पा रहा था, तो एक गांव की लड़की कैसे इसे संभाल पाएगी? स्वॉन परिवार में सबसे पहले लियाना को होश आया। वो कैथरीन के जवाब से सबसे ज्यादा खुश दिखी। उसने मुस्कराते हुए कहा, अच्छा हुआ कि तुम्हें अपनी औकात याद है। लियाना की नज़र में कैथरीन एक अनपढ़ गांव की लड़की थी। उसे पूरा यकीन था कि अगर स्वॉन कॉर्पोरेशन कैथरीन के हाथ में चली भी जाती तो वह उसे संभाल नहीं पाती। इससे अच्छा था कि कैथरीन खुद ही सब कुछ छोड़ दे
ताकि लियाना और उसके परिवार को उसे नीचा दिखाने या उससे सब कुछ छीनने की योजना न बनानी पड़े। ये कहते हुए लियाना रेचल के पास गई और बोली, माँ, आप क्या सोच रही हैं? जल्दी से लियोनेल को बुलाए और ट्रांसफर पेपर पर साइन करवा लीजिए ताकि यह मामला खत्म हो जाए। लेकिन इससे पहले कि रेचल कॉल कर पाती, कॉबन लिविंग रूम में आ गए और ऊंची आवाज में बोले, नहीं, वसीयत को बदला नहीं जा सकता। कॉबन की बात सुनते ही लियाना और बाकी लोगों के चेहरे बिगड़ गए। लियाना ने अपनी सारी शालीनता छोड़ दी और गुस्से में चिल्लाई, पापा, क्यों? आप इस गंवार लड़की को स्वॉन परिवार की दौलत लेने क्यों दे रहे हैं? लियाना के सवाल पर कॉबन का चेहरा सख्त हो गया। वो खुद भी यह नहीं चाहता था, लेकिन वह कैथरीन को रोक भी नहीं सकता था। कॉबन ने कैथरीन की ओर देखा, जो अब भी वही पुरानी सफ़ेद फटी सी टी शर्ट पहने खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की सी घृणा चमक उठी। कैथरीन, तुम थक गई होगी। ऊपर जाओ और आराम करो। कैथरीन समझ गई थी कि कॉबन उसे वहां से हटाना चाहता है। उसने बिना कुछ कहे सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वह अपने परिवार से पीठ मोड़कर ऊपर गई, उसके खूबसूरत, गुड़िया जैसे चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल गई। उसकी चमकती आंखों में सिर्फ तिरस्कार और मजाक ही था। कैथरीन के ऊपर जाते ही रेचल ने खुद पहल की और कॉबन से कहा, कॉबन, क्यों न इस लड़की से संपत्ति तुम्हारे नाम ट्रांसफर करवा ली जाए? रेचल ने कैथरीन का नाम तक लेना पसंद नहीं किया, इतनी नफरत थी उसे अपनी बेटी से। कॉबन ने सिर हिलाया और एक लंबी सांस लेते हुए बोला, पिताजी ने वसीयत में साफ लिखा है कि अगर कैथरीन इस संपत्ति को छोड़ती है, तो ये पूरी दौलत किसी चैरिटी में दान कर दी जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात, ब्रैंडन ने उससे शादी के लिए हामी भर दी है। अब वह ब्रैंडन की मंगेतर है। वे लोग डंकन परिवार से टकरा नहीं सकते थे। विसेंटे की वसीयत में सारी शर्तें पहले से ही तय थीं। इसलिए कॉबन की नज़र में, अगर उसे स्वॉन परिवार की संपत्ति बचानी थी, तो उसे फिलहाल कैथरीन को ही वारिस बनने देना होगा, फिर बाद में उससे सब कुछ वापस लेने की कोशिश की जा सकती थी। ये दो खबरें सुनकर पूरा स्वॉन परिवार दंग रह गया। लियाना की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। वो अपने पिता को देखती रही और चिल्लाई, पापा, आप मजाक कर रहे हैं, है न? ब्रैंडन उस मनहूस लड़की से कभी शादी नहीं करेगा। कॉबन जानता था कि उसकी सबसे छोटी बेटी को ब्रैंडन बहुत पसंद था, लेकिन अब तो ये तय हो चुका था। कोई कुछ नहीं कर सकता था। लियाना, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। कॉबन के ये शब्द सुनते ही लियाना ऐसे बैठ गई जैसे उसके पैरों से जमीन खिसक गई हो। उसका दिमाग सुन्ना हो गया। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि सिर्फ एक दिन में सब कुछ कितना बदल गया। वह दौलत, जो कभी उसके एक इशारे पर होती, अब दूर हो गई थी। और वो लड़का, जिससे वह सालों से प्यार करती थी, अब किसी और का मंगेतर बन गया था। और ये सब कुछ कैथरीन की वजह से हुआ था। लियाना ने अपने हाथों को मुट्ठियों में कस लिया। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और गुस्सा था। उसने दिल ही दिल में कसम खाई, कैथरीन, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। कैथरीन अब आधिकारिक रूप से स्वॉन परिवार में रहने लगी थी। उसका कमरा स्वॉन निवास के बेसमेंट में था। स्वॉन के इस विशाल घर में दर्जनों कमरे थे, लेकिन कैथरीन को एक ऐसे बेसमेंट वाले कमरे में रखा गया जहां तो नौकरानियां भी रहना पसंद नहीं करतीं। हाँ, बस इसी बात से समझा जा सकता है कि स्वॉन परिवार उसे किस नज़र से देखता था। कैथरीन ने चारों ओर उस सादे, नीरस कमरे को देखा, लेकिन उसके गुड़िया जैसे चेहरे पर कोई भाव नहीं उभरा। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसे कहाँ रखा गया है। दरअसल, उसे बेसमेंट में रहना ज़्यादा पसंद था क्योंकि वहाँ शांति थी। कम से कम बाकी स्वॉन परिवार के लोग उसे बार बार परेशान तो नहीं करेंगे। अगर उसके लुक्स की बात छोड़ दी जाए, तो कोई भी नहीं मानेगा कि वो इसी परिवार की बेटी है। कॉबन की पत्नी रेचल कभी कासिया की सबसे सुंदर महिलाओं में गिनी जाती थी। अगर वह खुद को कासिया की दूसरी सबसे सुंदर महिला कहती, तो कोई पहली होने का दावा नहीं करता। लोगों का मानना था कि स्वॉन परिवार की सबसे छोटी बेटी लियाना,
रेचल जैसी दिखती है और उसी की सुंदरता पाई है, इसी वजह से वह परिवार की सबसे चहेती थी। लेकिन जब आज सबने कैथरीन को देखा तो सब हैरान रह गए। वह रेचल से बिल्कुल हूबहू मिलती थी, बल्कि कहा जा सकता है कि वो रेचल से भी ज्यादा खूबसूरत थी जब रेचल जवान थी। ट्रिंग ट्रिंग, कैथरीन की डेस्क पर रखा पुराना लैंडलाइन फोन बजने लगा। जब लियाना ने ये फोन पहले देखा था तो वह कैथरीन का मजाक उड़ाते हुए उसे गंवार कह रही थी कि वो आज भी ऐसा फोन इस्तेमाल करती है। लेकिन कैथरीन को कोई फर्क नहीं पड़ा। पुराना फोन, अगर लियाना को पता चल जाए कि ये फोन दुनिया के कुछ गिने चुने सैटेलाइट फोनों में से एक है तो उसका क्या रिएक्शन होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कैथरीन ने फोन चेक किया। उसमें एक मैसेज आया था, फ्रॉम रोनन ओकोना। रोनन, बॉस, कोई तुम्हारी जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा है। कुछ करूं? कैथरीन, नहीं, उसे करने दो। रोनन, ठीक है बॉस, मजे लो। रोनन के मैसेज पढ़कर कैथरीन ने पूरा चैट रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। वह ऐसी थी, हर निशान मिटा देना उसकी आदत थी। रोनन एक लड़का था जिसे कैथरीन ने गोद लिया था। वह उम्र में कैथरीन से 3 साल छोटा था। उसे कंप्यूटर के अलावा कुछ नहीं आता था, लेकिन उसमें वह मास्टर था। इतनी कम उम्र में रोनन दुनिया के टॉप 10 हैकर्स में गिना जाता था। वह अभी और सीखेगा तो एक दिन सबसे ऊपर भी जा सकता है। चूंकि कैथरीन सीधे गांव से चलकर अपने दादाजी की अंतिम यात्रा में शामिल होने आई थी, वह थकी हुई थी और आराम करना चाहती थी। उसने अपनी जेब से विसेंटे की एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसे वह हमेशा अपने पास रखती थी, और उसे एकटक देखने लगी। उसके दादा कितने कठोर थे। स्वान की संपत्ति उसे दिलाने के लिए विसेंटे ने उसे आखिरी बार मिलने का मौका तक नहीं दिया। अगर कैथरीन को यह न पता होता कि यही उसके दादा की आखिरी इच्छा थी तो वह कभी भी यह सब स्वीकार नहीं करती। आखिरकार कैथरीन से कोई वह काम नहीं करवा सकता जो वो खुद नहीं चाहती। जैसे ही कमरे के बाहर कदमों की आहट हुई, कैथरीन ने विसेंटे की फोटो वापस रख दी। उसने झटपट अपनी आंख के कोने से एक आंसू पोंछा। कुछ ही सेकंड में उसका खूबसूरत चेहरा दोबारा भावहीन हो गया। लियाना ने बिना दस्तक दिए दरवाज़ा खोला और नौकरानियों को अंदर ले आई। अगर उसके पिता ने उसे बार बार समझाया न होता कि अभी सब्र करना ज़रूरी है, तो लियाना अब तक कैथरीन को बाहर फेंकवा चुकी होती। धड़ाम, लकड़ी का दरवाज़ा दीवार से टकराकर जोर से खुला। लियाना के माथे पर आते ही शिकन आ गई। उसकी आंखों में घृणा साफ झलक रही थी। लियाना ने जानबूझकर आवाज़ ऊंची की और बात को बड़ा चढ़ा कर कहा, ये कुत्तों का घर है क्या? यहाँ तो भयंकर बदबू आ रही है। कितना गंदा है। कैथरीन धीरे से उठकर बैठ गई, हाथों को सीने पर बांध लिया और लियाना को नीचे देखती रही। उसकी आंखें ठंडी थीं। तुम मुझे कुत्ता कह रही हो? लियाना ने घमंडी हंसी हंसी और बोली, अगर तुम खुद मानती हो कि तुम कुत्ता हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्यों नहीं भौंक कर दिखाओ, पता तो चले कितनी सच्चाई है। लियाना की इन तानों पर भी कैथरीन का चेहरा बिल्कुल शांत रहा, लेकिन फिर भी उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लियाना, चाहे तुम मानो या ना मानो, जन्म से मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। अगर मैं कुत्ता हूँ तो तुम क्या हुई? ये सुनकर लियाना चौंक गई और कैथरीन ने अपनी बात आगे बढ़ाई। कुत्ते की छोटी बहन या उसकी गंदगी? लियाना का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तू? रेचल जानती थी कि उनकी सबसे छोटी बेटी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, इसलिए उन्होंने लियाना से कहा कि जब वह कैथरीन के पास जाए तो अपने साथ नौकरानी हेली बाबा को भी लेकर जाए। शुरू में जब हेली ने देखा कि लियाना का पलड़ा भारी है तो उसने हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं दिखाया, लेकिन जब उसने देखा कि कैथरीन की बातों से लियाना गुस्से में लाल हो रही है तो वह तुरंत बीच में आ गई। हेली ने लियाना को प्यार से शांत किया और रेचल की कही हुई बातों को दोहराती रही जब तक कि लियाना का गुस्सा शांत नहीं हो गया। इसके बाद लियाना ने पीछे खड़ी नौकरानियों को गुस्से में आदेश दिया, आओ और ये सामान फेंको। फिर 2 जवान नौकरानियां आगे बढ़ीं और 2 गड्डियां कपड़ों की कैथरीन के सामने फेंक दीं।
लियाना ने कैथरीन की ओर घमंड से देखा। हेली सही कह रही थी, कैथरीन बस बातें बनाना जानती थी। गांव की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। और लियाना, वो एक अमीर घराने की रईस बेटी थी। वो कैथरीन के स्तर तक नहीं गिर सकती थी। ये सारे कपड़े मैंने बस कुछ ही बार पहने हैं और अब फेंकने जा रही थी। ये सब बड़े ब्रांड्स के हैं। शायद तुमने इन ब्रांड्स का नाम भी नहीं सुना होगा, है ना? लियाना ऐसे बोल रही थी जैसे वो कैथरीन पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। मैं तुम्हें ये कपड़े दया में दे रही हूँ। भावुक हो गई ना? शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। जरा अपने फटे पुराने टी शर्ट को देखो, भिखारियों से भी बुरी हालत में लग रही हो। स्वॉन्स ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम हमें इस तरह शर्मिंदा करो। इसलिए जल्दी से ये कपड़े पहन लो। कैथरीन ने नीचे अपने कपड़ों की तरफ देखा। क्या उसका टी शर्ट फटा हुआ था? ये तो उसने परसों ही लिया था। रोनन ने बताया था कि दुनिया भर में ऐसे सिर्फ 10 ही हैं, और उसने इसे पाने के लिए 10,000 से ज्यादा कंप्यूटर हैक किए थे। अगर रोनन बार बार मिन्नतें न करता और यह डिज़ाइन सिंपल न होता, तो कैथरीन इसे पहनती भी नहीं। उसे यकीन नहीं हुआ कि दुनिया की टॉप डिज़ाइनर मैरियान का आखिरी डिज़ाइन, जो उन्होंने रिटायर होने से पहले बनाया था, लियाना की नज़र में किसी भिखारी के लायक था। कैथरीन को अचानक लगा कि लियाना से बात करके अपना वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। कैथरीन की चुप्पी देख लियाना को लगा कि वो उसके कपड़ों से डर गई है। लियाना ने कहा, कैथरीन, डैड ने तुम्हारे लिए एक स्कूल में एडमिशन का इंतज़ाम किया है। कोई और मौका होता तो तुम जैसी अनपढ़ गांव की लड़की स्कूल के अंदर भी नहीं घुस पाती। लेकिन तुम अब स्वॉन्स की बदनामी नहीं कर सकती, इसलिए डैड ने स्कूल को एक लाइब्रेरी डोनेट की ताकि वे तुम्हें एडमिट कर लें। इस मौके की कद्र करना सीखो। शुक्रगुजार रहो, समझी? स्वॉन्स का पैसा यूं ही बर्बाद नहीं कर सकती। लियाना को लगता था कि इतने पैसे स्वॉन्स अगर उसकी 1-2 नई ब्रांडेड बाइक्स पर खर्च कर देते तो ज्यादा सही होता, बजाय कैथरीन जैसी लड़की पर। कैथरीन अपने आप हंस पड़ी। उसके मजाक उड़ाते ठहाके सुनकर लियाना ने भौहें चढ़ाईं और तीखी नजरों से कैथरीन को देखा। बेवकूफ लड़की, क्या हंस रही हो? कैथरीन ने सिर झुकाया, एक आईब्रो ऊपर उठाई और बेमतलब लापरवाह अंदाज में बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों हंस रही हूँ? लियाना, क्या तुम भूल गई कि अब स्वॉन्स की सारी दौलत मेरी है? अगर मेरी पढ़ाई के लिए स्कूल को लाइब्रेरी डोनेट की गई है, तो वो पैसा मेरा है। और तुम कहती हो कि मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए, तो क्या मुझे खुद का ही शुक्रिया अदा करना चाहिए? लियाना अब खुद को रोक नहीं पाई, गुस्से से रोते हुए कमरे से बाहर भाग गई। बाकी नौकरानियां भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ीं। अब आखिरकार कैथरीन को अकेलापन मिला। उसने जमीन पर पड़े पुराने कपड़ों को देखा और मजबूरी में सिर हिला दिया। लियाना तो इतनी कमजोर निकली कि थोड़ी सी बात में रो पड़ी। इस डंकन्स के घर पर स्वॉन्स की तरफ से आई गांव की लड़की के साथ ब्रैंडन की सगाई की बात सुनकर, और वो भी सीधे स्वॉन्स के जनाजे में, ट्रस्टन लैम्बर्ट तुरंत ही डंकन्स के घर पहुंच गया। ब्रैंडन का इकलौता दोस्त होने के नाते, जिसे ब्रैंडन ने कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था, ट्रस्टन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे ब्रैंडन की लव लाइफ के बारे में पहले से कुछ पता नहीं था। अब ट्रस्टन कैसे कासिया में अपनी शक्ल दिखाएगा? आखिरकार ट्रस्टन लैम्बर्ट्स का इकलौता वारिस था। वो अपने ऊपर ऐसी बेइज्जती कैसे आने देता? अरे मिस्टर डंकन, कुछ तो बताओ। तुमने उस गांव की लड़की से सगाई करने के लिए हाँ क्यों कह दी? मानते हैं कि वो देखने में ठीक ठाक है, लेकिन कासिया में खूबसूरत लड़कियों की कमी है क्या? उसी को क्यों चुना तुमने? ब्रैंडन उस समय कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहा था, और ट्रस्टन उसके पास बैठकर बिन बुलाए मक्खी की तरह बकबक कर रहा था। आखिर ब्रैंडन से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपने हाथ में पकड़े दस्तावेज नीचे रख दिए। उसने ट्रस्टन की तरफ एक नज़र डाली, एक ठंडी, सख्त और बर्फ जैसी नज़र। ब्रैंडन की उस एक नज़र से ही ट्रस्टन के पसीने छूट गए और वो कांपने लगा। ट्रस्टन इतना डर गया कि अब वह एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसे डर था कि कहीं ब्रैंडन गुस्सा न हो जाए।
अगर ब्रैंडन का गुस्सा फूट पड़ा तो ट्रस्टन का कोई चांस नहीं बचेगा। टॉक टॉक। दरवाजे पर हुई दस्तक ट्रस्टन के लिए जैसे भगवान का भेजा हुआ वरदान बन गई। उसने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की और बड़बड़ाया, मिस्टर डंकन, मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। दरवाजे पर पैक्सटन डंकन था, ब्रैंडन का असिस्टेंट। वो बचपन से ही ब्रैंडन के साथ रहा था। ऐसे रईस घरानों में ज्यादातर असिस्टेंट्स को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती थी। पैक्सटन कभी ब्रैंडन का स्टडी पार्टनर था और अब वही उसका असिस्टेंट बन गया था। पैक्सटन हमेशा गंभीर और भावहीन रहता था। उसने शायद ही कभी मुस्कुराया हो। ट्रस्टन ने चुपके से उसका नाम आइस क्यूब रख दिया था। पैक्सटन ने कमरे में आते ही ब्रैंडन की ओर देखा। जब ब्रैंडन ने कुछ नहीं कहा तो पैक्सटन समझ गया कि उसे ट्रस्टन से कुछ नहीं छुपाना है और वह सीधे रिपोर्ट करने लगा। मिस्टर डंकन, कैथरीन स्वॉन की जानकारी मिल गई है। ये सुनकर ट्रस्टन थोड़ा उत्साहित हो गया। ओह, तुमने पैक्सटन को कैथरीन के बारे में जानकारी जुटाने भेजा था। इसका मतलब है कि तुम्हें वाकई उसकी परवाह है। चलो मुझे दिखाओ। ये कहते ही ट्रस्टन ने पैक्सटन के हाथ से फाइल झपट ली और उसे तेजी से पलटना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड में ट्रस्टन की भौहें सिकुड़ गईं और उसने गुस्से से पैक्सटन की तरफ देखा। आइस क्यूब, मजाक कर रहे हो क्या? इसमें तो बस खाली पन्ना है। बाकी की जानकारी कहाँ है? मुझे कैथरीन के बारे में सब कुछ जानना है। उस फाइल में बस एक फोटो और कैथरीन की उम्र के अलावा कुछ नहीं था। ट्रस्टन को लगा कि पैक्सटन ने जानबूझकर जानकारी छुपा ली ताकि वह ना पढ़ सके। ट्रस्टन की इन झुंझलाहट भरी बातों पर पैक्सटन ने बिना कोई भाव बदले ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा। पैक्सटन की उस नज़र से ट्रस्टन को समझ आ गया, वाकई कुछ मिला ही नहीं है। ट्रस्टन की आंखें हैरानी से फैल गईं। तुम सच में उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सके? जब पैक्सटन ने सिर हिलाकर पुष्टि की तो ट्रस्टन और भी ज्यादा चौंक गया। ऐसी भी जानकारी होती है जो डंकन्स को नहीं मिलती। क्या विसेंटे ने जानबूझकर छुपा दिया? डंकन्स का इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना ताकतवर था कि वो किसी के बारे में कुछ भी पता कर सकते थे। ट्रस्टन ने तुरंत अपनी सोच खुद ही काट दी। नहीं, विसेंटे इतना चालाक नहीं था कि वो डंकन्स से कुछ छुपा ले। फिर क्या माजरा है? कैथरीन की जानकारी क्यों नहीं मिल रही? ट्रस्टन अब ब्रैंडन की ओर देखने लगा, जवाब की उम्मीद में। ब्रैंडन की नज़र फाइल के खाली हिस्से पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक हल्की, खतरनाक सी मुस्कान आ गई। इंटरेस्टिंग। ब्रैंडन की ये मुस्कान देखकर ट्रस्टन इतना डर गया कि अब कुछ और पूछने की हिम्मत नहीं कर सका। उसे पता था कि जब ब्रैंडन इस तरह मुस्कुराता है तो कोई ना कोई बुरा फंसने वाला होता है। पर कौन? ये ट्रस्टन। रात के खाने के समय नौकरानियों ने कैथरीन को स्वॉन्स के डाइनिंग रूम में ले जाया। उसे पता चला कि लियाना कैथरीन से इतनी नाराज थी कि उसने खाना खाने से भी इनकार कर दिया, इसलिए वो डिनर टेबल पर मौजूद नहीं थी। बाकी सभी स्वॉन्स वहां थे और सब कैथरीन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कैथरीन अंदर आई, जोनाथन ने तुरंत और बेहूदगी से उसे ताना मारा। गांव के लोग कितने गंवार होते हैं। कितनी बार बुलाने पर आई है ये खाने। क्या इसे लगता है कि ये हम सबकी मालिक बन गई है? कैथरीन ने जोनाथन के ताने का सामना बिल्कुल शांत चेहरे से किया। उसने धीरे से सिर घुमाया और ठंडी नज़रों से जोनाथन को देखा। उसकी शांत आंखों में एक हड्डियां जमा देने वाली ठंडक थी। जोनाथन उस नज़र के लिए तैयार नहीं था। वो डर से कांप गया और मुंह में भरा खाना उसके गले में अटक गया। वह जोर जोर से खांसने लगा। काफी देर तक खांसने के बाद जोनाथन को लगा कि जैसे वह अपनी आंतें तक खांस देगा। टेबल के दूसरी तरफ बैठा जोनाथन कैथरीन को घूरते हुए गुस्से से दांत पीसने लगा। उसे मौका मिलते ही बदला लेना था। अचानक उसकी आंखों में चमक आई, उसे एक चाल सूझी। सुना है कि तुमने लियाना को इतना नाराज कर दिया कि उसने खाना तक नहीं खाया, जबकि परिवार ने तुम्हारे लिए लाइब्रेरी डोनेट की थी ताकि तुम पढ़ सको। क्या ये सच है? जोनाथन को भरोसा था कि उसके पिता लियाना को हमेशा पक्ष देते हैं।
ऐसे में कैथरीन की ये हरकत उन्हें जरूर गुस्सा दिलाएगी। कैथरीन ने शांत स्वर में जोनाथन की ओर देखा। मैंने सुना है कि तुम एग्जाम में अपनी क्लास में सबसे पीछे आए थे। स्कूल को स्वॉन्स ने 1000 कंप्यूटर डोनेट किए, तभी तुम्हें साल दोहराने से बचाया गया। क्या ये सच है? जोनाथन को यकीन नहीं हुआ कि कैथरीन को उसके रिजल्ट के बारे में कैसे पता चला। क्या उसकी माँ ने ये बात संभाल नहीं ली थी? इससे पहले कि वह समझ पाता कि कैथरीन को ये बात कैसे मालूम हुई, कॉबन की आवाज गूंज उठी। कॉबन ने भौहें सिकोड़ लीं। जोनाथन, ये क्या बात है? तुम एग्जाम में सबसे पीछे आए थे। जोनाथन का चेहरा सफेद पड़ गया। वह सबसे ज्यादा कॉबन से डरता था। वो न तो कुछ मानने की हिम्मत कर पा रहा था, न ही समझ पा रहा था कि क्या जवाब दे। बात को बिगड़ता देख रेचल बीच में बोल पड़ी। हम खाना खा रहे हैं। ज्यादा बात मत करो, खाना ठंडा हो रहा है। जल्दी खाओ। फिर उन्होंने कैथरीन की ओर चेतावनी भरी नजर डाली, लेकिन कैथरीन का चेहरा एकदम शांत रहा। उसने बिना कुछ कहे कांटा उठाया और खाना खाने लगी। रेचल के कहने पर कॉबन ने फिलहाल ये बात छोड़ दी और परिवार ने शांतिपूर्वक खाना खत्म किया। खाने के बाद कॉबन टेबल से नहीं हटा, इसलिए बाकियों को भी वहीं रुकना पड़ा। स्वॉन्स के यहाँ ये नियम था, जब तक परिवार का मुखिया उठता नहीं, कोई और नहीं उठता। लेकिन कैथरीन को इस नियम से कोई मतलब नहीं था। उसने अपना कांटा चम्मच रखा और उठकर जाने लगी। कैथरीन को उठता देख जोनाथन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन रेचल की नज़र पड़ते ही वह चुप हो गया। रेचल ये कैथरीन की मदद के लिए नहीं कर रही थी। अब जब विसेंटे नहीं रहा, कॉबन ही स्वॉन्स का असली मुखिया था और वह अपनी सत्ता को चुनौती देना बिल्कुल पसंद नहीं करता। रेचल जानती थी कि कैथरीन को सबक सिखाना अब कॉबन का काम होगा। जैसा कि उन्होंने सोचा था, कैथरीन के उठते ही कॉबन का चेहरा सख्त हो गया। जोनाथन समझ गया कि माँ का इशारा क्या था। बाकी सब में भले ही वह कमजोर हो, लेकिन अपने पिता के हाव भाव पहचानने में माहिर था। अब वो बस तमाशा देखने के लिए बैठा रहा। कॉबन गुस्से में था, लेकिन फिर उसे याद आया कि कैथरीन शायद ये नियम नहीं जानती, क्योंकि वह गांव से लौटी है। उसने गहरी सांस ली और गुस्सा दबा लिया। कॉबन ने सिर उठाकर कहा, रुको। कैथरीन ने मुड़कर उसकी ओर देखा। कॉबन ने उसके खाली हो चुके कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कैथरीन तुरंत नहीं बैठी, बल्कि हल्के से बोली, लेकिन मेरा पेट भर गया है। मतलब साफ था, वह बैठने नहीं वाली। कॉबन को ऐसे जवाब पसंद नहीं थे, लेकिन उसे याद था कि बात क्या करनी है, इसलिए उसने खुद को रोका। रेचल और जोनाथन को कॉबन का गुस्सा न दिखाना बहुत अजीब लगा। आखिर कॉबन को उसके गुस्से के लिए ही जाना जाता था। जोनाथन कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन रेचल ने फिर से उसे इशारे से रोका। रेचल सिर्फ बच्चों की माँ बनकर ही मिसेस स्वॉन नहीं बनी थी, वो कॉबन को अच्छे से समझती थी। और जैसा कि उन्होंने सोचा था, कॉबन ने बात को खुलकर कह ही दिया, कैथरीन, भले ही तुम्हारे दादा ने स्वॉन्स की संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी हो, लेकिन तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। क्यों न तुम एक ऑथराइजेशन एग्रीमेंट साइन कर दो, जिससे मैं स्वॉन कॉर्पोरेशन की सारी जिम्मेदारी संभाल सकूं। इतना कहते ही एक नौकरानी अनुबंध लेकर आगे बढ़ी, जैसे वह पहले से तैयार खड़ी थी। अब रेचल और जोनाथन को सब समझ आ गया, कॉबन का असली मकसद यही था। अगर कैथरीन ने इस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया, तो वह स्वॉन्स की दौलत से पूरी तरह बाहर हो जाएगी। जोनाथन ने अपनी आंखें सनकरी करते हुए कैथरीन की ओर देखा और मुस्कुराया। उसे पूरा भरोसा था, जब उसके पिता खुद सामने हों, तो कैथरीन साइन करने से इनकार नहीं कर पाएगी। कैथरीन ने कॉन्ट्रैक्ट उठाया और उस पर नजर डाली। उसकी मोहक आंखों में एक हल्की सी मुस्कान चमकी। उसके पिता सच में उस पर बहुत मेहरबान थे। ये कॉन्ट्रैक्ट देखकर साफ समझा जा सकता था कि कॉबन ने इसे रातों रात बनवाया था। हर शर्त बेहद ज्यादती और हुक्म चलाने वाली थी। अगर कैथरीन इस पर साइन कर देती, तो न सिर्फ स्वॉन कॉर्पोरेशन उसके हाथ से निकल जाती,
बल्कि कॉबन को उसकी हर बात और हर हरकत पर भी पूरा कंट्रोल मिल जाता। जैसे जैसे कैथरीन एक एक पेज पलटती गई, कॉबन का सब्र टूटने लगा। उसे यकीन था कि कैथरीन इन शर्तों को समझ ही नहीं पाएगी। उसे तो ये भी सुनने में आया था कि वो गांव में स्कूल भी नहीं गई थी। कॉबन ने कहा, बस करो कैथरीन, इतनी गहराई से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी साइन कर दो और मैं तुम्हें हर महीने $1,00,000 का भत्ता दूंगा। स्वान्स के घर में आराम की जिंदगी जियोगी। तुम्हें गांव वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। $1,00,000 प्रति महीना। अधिकतर लोगों के लिए यह वाकई बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन क्या कैथरीन सच में केवल एक भत्ते के लिए अरबों की संपत्ति पर अपना अधिकार छोड़ देगी? क्या कॉबन को लगता था कि वो इतनी बेवकूफ़ है? कैथरीन ने कॉन्ट्रैक्ट को वापस मेज पर रख दिया और एक शातिर मुस्कान के साथ कॉबन की ओर देखा। उसके होठों से ठंडे स्वर में एक शब्द निकला, नहीं। कॉबन इतना गुस्से में आ गया कि उसका चेहरा हरा पड़ गया। उसकी भौहें तन गईं और वो लगभग मेज पर मुक्का मार ही देता। लेकिन कॉबन अब अधेड़ उम्र में था और उसने व्यापार की दुनिया में कई साल बिता लिए थे। गुस्से के बावजूद उसने खुद को काबू में रखा। उसने संयम से कहा, कैथरीन, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। स्वान कॉर्पोरेशन तुम्हारे दादाजी की पूरी जिंदगी की मेहनत है। ये बर्बाद नहीं होनी चाहिए। कैथरीन ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और उसे धीरे धीरे खोलकर कॉबन के सामने रख दिया। कॉबन ने उस पर नजर डाली और गुस्से से लगभग बेहोश हो गया। उस कागज के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था उत्तराधिकार कानून। जब कॉबन ने पूरा दस्तावेज पढ़ लिया तो कैथरीन ने खुद ही समझाया, मैं अब बालिग हूँ। मेरे पास अपनी संपत्ति को विरासत में लेने और उसे संभालने का पूरा अधिकार है। मुझे न तो किसी संरक्षक की जरूरत है और न ही किसी को अधिकार देने की। कॉबन का चेहरा गहरा पड़ गया। कैथरीन ने उसे चौंका दिया था। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि कैथरीन ने उत्तराधिकार कानून तक पढ़ लिया होगा। उसे तो बताया गया था कि कैथरीन ने हाई स्कूल तक नहीं किया है। फिर वो इतनी तेज समझ कैसे हो सकती है? कॉबन के कुछ कहने से पहले ही रेचल बोल पड़ी। वो कॉबन जितनी शांत नहीं थी। जब उसने देखा कि कैथरीन ने उनके भलाई के नाटक को नहीं समझा तो वो गुस्से में मेज पर मुक्का मारते हुए चिल्लाए, तुम्हें एहसान फरामोश कहना भी ज्यादा मेहरबानी होगी। स्वान्स ने तुम्हें अब तक पाला पोसा है और तुम इसी तरह एहसान चुकाती हो। तुम तो अपशगुन हो, बेकार लड़की। अगर तुम साइन करती हो तो हम एक परिवार बने रहेंगे, नहीं तो हमें मजबूर मत करो कि हम तुम्हें छोड़ दें। जोनाथन ने अपनी माँ की बात में हाँ में हाँ मिलाई, बिल्कुल सही। अगर तुमने साइन नहीं किया तो हम तुम्हें निकाल देंगे। कैथरीन ने धीरे से रेचल की ओर देखा। उसने रेचल की फाइलें देखी थीं। रेचल का पहले का नाम रेचल लैंग था। वो किसी कुलीन परिवार से नहीं थी, लेकिन अपनी सुंदरता के चलते कॉबन से शादी कर बैठी। 4 बच्चों को जन्म देने के बाद उसने मिसेस स्वान के रूप में अपनी जगह मजबूत कर ली थी और अब वो बाहर की दुनिया में एक आदर्श मां मानी जाती थी। लेकिन इस वक्त वही रेचल कैथरीन को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसकी दुश्मन हो। ये सब एक मजाक सा लग रहा था। अपशगुन। बहुत साल हो गए थे किसी ने कैथरीन को इस नाम से पुकारा हो। उसे याद आया कि बचपन में किसी ने उसे अपशगुन कहकर कोसा था। कहा था कि उसके जन्म के बाद से स्वान्स के साथ मुश्किलें आनी शुरू हुईं। उस व्यक्ति का क्या हुआ उसे ठीक से याद नहीं था। शायद वो पागल हो गया था। तभी से किसी ने दोबारा कैथरीन के सामने ये शब्द कहने की हिम्मत नहीं की थी। रेचल और उसके बेटे की धमकियों के सामने कैथरीन का चेहरा शांत बना रहा। उसकी अभिव्यक्ति में जरा भी बदलाव नहीं आया, जैसे उसे पहले से पता हो कि ऐसा कुछ होने वाला है। कैथरीन ने अपनी जेब से एक और साइज का कागज निकाला जो बड़ी सलीके से मुड़ा हुआ था। पहले उसने लॉ ऑफ सक्सेशन दिखाया था। अब क्या है? ये कागज रेचल के लिए था। जैसे ही कैथरीन ने वो कागज उसे थमाया, रेचल ने गुस्से में कांपते हुए उसे लिया। बस एक नज़र डाली और गुस्से से पागल होने को आई। डिक्लेरेशन टू टर्मिनेट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप।
वो लड़की सच में निष्ठुर थी। कैथरीन ने हल्की निगाह रेचल पर डाली। जहां एक तरफ रेचल का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, वहीं कैथरीन एकदम शांत दिख रही थी। आप सिर्फ मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। अगर आप मुझसे रिश्ता खत्म करना चाहें, तो मैं तुरंत सहयोग करूंगी। ये दस्तावेज लियोनेल ने दिया है, बस इसमें साइन करने की जरूरत है। रेचल से बात करने के बाद कैथरीन ने धीरे धीरे जोनाथन की ओर अपनी नज़र घुमाई। उसकी आंखों में हड्डी तक कंपा देने वाली ठंडक और डर समाया था, लेकिन चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। ये गजब का अंतर देखकर जोनाथन डर से कांपने लगा। उसने गला साफ किया और घबराहट में बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ये हवेली पहले ग्रैंपा की थी। अगर आपने मुझसे रिश्ता तोड़ा, तो इस हवेली से बाहर निकाले जाने वाले आप होंगे। कैथरीन की आवाज़ इतनी शांत थी, जैसे ये सब उससे कोई लेना देना न हो, वो तो बस एक घोषणा कर रही हो। जोनाथन इतना डर गया कि लगभग रेचल की गोद में जाकर रोने ही वाला था। उस गांव की लड़की की आंखों का वो लुक बहुत भयानक था। रेचल इतनी गुस्से में थी कि उसकी सांसें फूली हुई थीं। वो अब कॉबिन की ओर पलटी मदद के लिए। कॉबिन, सुन रहे हो इस कृतघ्न लड़की को? ये हम सबको निगल जाना चाहती है। कॉबिन ने भौहें चढ़ाई और कैथरीन की ओर संदेह भरी नजरों से देखा। उसे ये सब बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस लगा, जैसे कैथरीन को सब पहले से पता था और उसने उनके हर दांव का जवाब पहले ही तैयार कर रखा था। अगर वो वाकई गांव की सीधी सादी अनपढ़ लड़की होती, तो ऐसा करना नामुमकिन था। क्या उसके पीछे कोई है जो उसे सलाह दे रहा है? स्वॉन परिवार की दौलत सिर्फ कुछ $1000 की बात नहीं थी, ये तो अरबों डॉलर की थी। कॉबिन ने संयम से कहा, कैथरीन, तुम्हारे दादाजी ने स्वॉन कॉर्पोरेशन को अपनी पूरी जिंदगी लगाकर खड़ा किया था। तुम घर पर नहीं थी, इसलिए तुम्हें अंदाजा नहीं कि यह हमारे लिए कितना मायने रखता है। इस कंपनी को स्वॉन परिवार के किसी सदस्य को ही संभालना चाहिए। इसे मुझे सौंपना सबसे ठीक रहेगा। तुम बहुत छोटी हो, तुम इसे बर्बाद कर दोगी और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। अगर तुम समझने को तैयार नहीं, तो मुझे समाज के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी कि वारिस कौन होना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है। कैथरीन ने तुरंत उसकी बात काट दी। उसके रिएक्शन से कॉबिन को उम्मीद जगी। उसे लगा कि कैथरीन डर गई है और अब पीछे हटने वाली है। आखिरकार वो एक कम उम्र की अनाड़ी लड़की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सुनकर उसका डर जाना लाजमी था, लेकिन मैंने दी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए हाँ कर दी है। दी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित आर्थिक अखबार था। यहाँ तक कि कॉबिन को भी कभी इंटरव्यू का निमंत्रण नहीं मिला था। उसे भरोसा नहीं हुआ कि उस लड़की को बुलाया गया है। कॉबिन ने अविश्वास में कैथरीन को घूरा। वह इतना गुस्से में था कि उसका शरीर कांपने लगा। तुम स्वॉन कॉर्पोरेशन को बर्बाद कर दोगी। कॉबिन के इस उग्र रिएक्शन के सामने कैथरीन ने शरारती मुस्कान दी। उसकी आंखों में संकल्प झलक रहा था। चिंता मत करो, स्वॉन कॉर्पोरेशन मेरे हाथों बर्बाद नहीं होगी। मुझे सिर्फ 3 महीने दो। अगर मैं कंपनी के शेयर का दाम 30% नहीं बढ़ा पाई, तो मैं तुम्हें साइन किया हुआ लेटर ऑफ ऑथराइजेशन सौंप दूंगी। कैथरीन का यह आत्मविश्वास अचंभित कर देने वाला था। कॉबिन खुद 10 साल से कंपनी का जनरल मैनेजर था और वो बस शेयर प्राइस को स्थिर रखने का ही दावा कर सकता था। और यहाँ ये लड़की 30% बढ़ोतरी की बात कर रही थी। ये तो पागलपन था। इतनी छोटी लड़की ऐसे बड़े बड़े दावे कर रही है। कॉबिन सोच रहा था, देखता हूँ कब ये लड़की रोती हुई मेरे पास मदद मांगने आएगी। उसके चेहरे पर एक पल के लिए क्रूरता की झलक दिखी। उसने गंभीरता से कैथरीन से कहा, ठीक है, मैं मान गया, लेकिन तुम भी अपनी बात से पीछे मत हटना। कैथरीन ने जेब से एक और कागज निकाला और कॉबिन की ओर फेंका। मैं कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटती। इतना कहकर वो तेजी से वहां से चली गई। कॉबिन ने वो कागज खोला। सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कमिटमेंट लेटर। डंकन परिवार की हवेली में
शानदार और भव्य लिविंग रूम में दो पुरुष आराम कर रहे थे। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। जहां ट्रस्टन लापरवाही से सोफे पर पसरा हुआ था, वहीं ब्रैंडन अपनी गोद में लैपटॉप रखे सीधे बैठे थे। ब्रैंडन को इतनी सीधी मुद्रा में बैठे देखकर ट्रस्टन ने सिर हिलाया। कुछ लोग जैसे दूसरी दुनिया के लिए ही बने होते हैं। कोई नहीं समझ सकता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी एक नौकरानी ने आकर बताया, मिस्टर डंकन, मिस कैथरीन स्वॉन आई हैं। ट्रस्टन तुरंत उछलकर सोफे से खड़ा हो गया और ब्रैंडन के सामने लड़खड़ाता हुआ आ पहुंचा। कैथरीन स्वॉन, वही लड़की जो हाल ही में गांव से लौटी है। क्या वो तुम्हारी मंगेतर नहीं है? ब्रैंडन ने ट्रस्टन की ओर एक हल्की नज़र डाली और ट्रस्टन तुरंत चुप हो गया। जब ट्रस्टन चुप हो गया, तब ब्रैंडन ने धीरे से सिर उठाया और नौकरानी की ओर देखा। उसे अंदर लाओ। ब्रैंडन के ये कहते ही ट्रस्टन ने जान बचाने के लिए वहां से निकलने का बहाना ढूंढ लिया, हालांकि उसकी जिज्ञासा उसे अंदर से खा रही थी। मैं ऊपर जा रहा हूँ। जैसे ही ट्रस्टन निकला, कैथरीन लिविंग रूम में दाखिल हुई। अंदर आते ही उसने पूरे कमरे का एक नज़र में जायजा लिया और एकदम सटीकता से ब्रैंडन को ढूंढ निकाला। वो ब्रैंडन के पास चली गई, उसके सामने खड़ी हुई और शांत लहजे में पूछा, क्या मैं बैठ सकती हूँ? ब्रैंडन ने अपना ध्यान लैपटॉप की स्क्रीन से हटाकर कैथरीन की ओर देखा। वो अब भी वही सफ़ेद टी शर्ट पहने थी जो उसने अंतिम संस्कार में पहनी थी, पर इस बार काले पैंट की जगह उसने फिटेड जीन्स पहनी थी। वो नीली जीन्स कैथरीन की लंबी और पतली टांगों को पूरी तरह उभार रही थी। उसकी खूबसूरती तो लाजवाब थी, पर उसके अंदर एक अजीब सी ठंडी और बेकाबू आभा थी। उसकी आंखें नुकीली और विद्रोही लग रही थीं। ब्रैंडन को ऐसा लग रहा था मानो वो और कैथरीन एक जैसे ही थे। ब्रैंडन के हाँ कहने के बाद कैथरीन धीरे से बैठ गई। दोनों इतने तेज दिमाग वाले थे कि इधर उधर की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ब्रैंडन ने अपना मजाकिया अंदाज छोड़ते हुए अब एक शांत और ठंडा भाव अपनाया। उसकी आवाज़ गहरी और उदासीन थी, मानो कुछ भी उसे उत्साहित नहीं करता। तुम यहाँ किस लिए आई हो? कैथरीन को इधर उधर की बातें पसंद नहीं थीं, इसलिए उसने बिना समय गंवाए सीधा मुद्दे पर बात की। उसने अपने साथ लाए एक फाइल ब्रैंडन के लैपटॉप के ऊपर रख दी और ठंडी, बिना भाव वाली आवाज़ में कहा, इसे देखो, अगर ठीक लगे तो उस पर साइन कर दो। ब्रैंडन ने ऊपर देखा और देखा कि दस्तावेज के शीर्ष पर लिखा था, एंगेजमेंट एग्रीमेंट। वो पढ़ते हुए हंस पड़ा। उसने अब तक कई किस्म के एग्रीमेंट पर साइन किया था, लेकिन ये पहली बार था कि किसी ने शादी का कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने रखा था। ये लड़की वाकई में बहुत हिम्मती थी। कैथरीन इस डील में ब्रैंडन से 1 साल की शादी के बदले स्वॉन कॉर्पोरेशन के 20% शेयर देने को तैयार थी। वो वाकई में दरियादिल थी। ब्रैंडन ने एक तीखी नज़र कैथरीन पर डाली और पूछा, अगर मैंने मना कर दिया तो? उसका लहजा भले ही हल्का था, पर उसमें एक हड्डियां जमा देने वाली ठंडक थी। कैथरीन को ब्रैंडन की प्रतिक्रिया से जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसका शांत और खूबसूरत चेहरा वैसे ही भावहीन बना रहा, जैसे कुछ भी उसे विचलित नहीं कर सकता। मैं तुम्हें मानने पर मजबूर कर दूंगी। उसका ठंडा लहजा पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ब्रैंडन थोड़ा पीछे हुआ और पीठ को सोफे से टिका लिया। उसने कैथरीन की ओर तिरछी नज़र डाली और होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। देखते हैं। कैथरीन ने हल्के से सिर हिलाया, उठी और डंकन हवेली से निकल गई। ब्रैंडन ने जाते हुए उसे देखा। उसकी आंखों में हल्की सी शरारत चमक रही थी। कैथरीन के जाते ही ट्रस्टन नीचे आया। उसने मेज पर रखा दस्तावेज देखा और उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। ब्रैंडन ने हाथ में पकड़े टूथपिक को हल्के से घुमाया और ट्रस्टन की चीख तुरंत गूंज उठी। आउच! पतली सी टूथपिक ट्रस्टन के हाथ की पीठ में घुस गई थी। ट्रस्टन ने फौरन हाथ खींच लिया। उसे लगभग भूल ही गया था कि ब्रैंडन को सबसे ज्यादा क्या नापसंद है, किसी की टोका-टाकी। ट्रस्टन ने पीछे मुड़कर ब्रैंडन की ओर देखा और मुस्कराकर बोला, मिस्टर डंकन। लेकिन ब्रैंडन तो अपना सामान समेटकर पहले ही ऊपर जा चुका था।
जाते जाते उसने ट्रस्टन के लिए एक बात छोड़ दी, अब तुम जा सकते हो। ब्रैंडन के पीछे ट्रस्टन चुपचाप ठुड्डी खुजलाते हुए सोच में डूब गया। मामला कुछ ज्यादा ही अजीब होता जा रहा था। क्या ब्रैंडन वाकई में उस गांव से आई लड़की में दिलचस्पी ले रहा था? कासिया की सबसे हाई-फाई लड़कियां ब्रैंडन के पीछे पड़ी रहती थीं, लेकिन उसने कभी किसी की ओर देखा तक नहीं। अब वो एक देहातन लड़की में रुचि ले रहा था। वाकई में हालात अजीब होते जा रहे थे।